अच्छा, इससे पहले जब भी समिट हुए एससीओ के किसी भी लेवल के, चाहे फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के थे, और बात हुई गजा की, इसराइल की, तो इसराइल की मजम्मत से इंडिया बाज रहा, जैसे आपने हवाला दिया। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई तो रशिया की मजम्मत इंडिया ने नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक, ये जुलाई में जब ये इजलास हुआ तो पहलगाम अटैक के ऊपर चाहता था इंडिया के पाकिस्तान की मजम्मत की जाए, नाम लेकर बाकायदा उसमें एलामिया में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर इतफाक नहीं हो सका, तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब सेठ साहब, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर है ये एक मुतबादिल सिस्टम की बात करेंगे, जो आलमी बालादस्ती है या इजारादारी है उसकी टक्कर की बात करेंगे कि उसके मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है, मुतबादिल रूट्स क्या हो सकते हैं, करेंसी क्या हो सकती है, किसी एक हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि जॉइंट स्टेटमेंट किस नौइयत की आ सकती है? ये मुमालिक मिल बैठकर क्या एक फैसला कर सकते हैं जो अलामती से बढ़कर हो? डिलीवरेबल्स क्या हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा आप तवक्को करेंगे कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म का स्टेटमेंट आएगा वहां से। जस्ट बिकॉज इंडिया वहां चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे यूनाइटेड हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आने वाला है वहां से। मेरा नहीं ख्याल। बड़ा सोच समझ के वो स्टेटमेंट आएगा। इनकी कोशिश ये होगी कि सारे साइन ऑफ करें, कोई उस पर डिसएग्रीमेंट ना हो। मगर इंडिया इस वक्त तैयार नहीं है यूक्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए और इसराइल के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो किनारा कर देंगे और जनरल बातें करेंगे, और इसकी ऑप्टिक्स के ऊपर ही ज्यादा जोर होगा। उधर ब्रिक्स के अंदर जो कि ज्यादा इकोनॉमिक फोरम, तो वहाँ ये हो सकता है कि वहाँ बिकॉज वहाँ पैलेस्टाइन एंड यूक्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डॉलर को की करेंसी को चैलेंज करना, बैंकिंग सिस्टम को करना, इंडिपेंडेंट, दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिक्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये अभी कोशिश होगी कि ये ओवरलैप ना हो, वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। ये ज्यादा एससीओ जो है ना, आई थिंक ये ज्यादा ऑप्टिक्स के लिए है। और ऐसे मौके पर हथियारों की नुमाइश, उसके लिए विक्ट्री डे का एहतमाम, उस मौके पर आलमी रहनुमाओं का मौजूद होना, ये क्या मैसेजिंग करेगा? नहीं, कोई खास मैसेजिंग नहीं है, बस वो ये कहना कि अब सारे आ ही गए हैं। इंडिया का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और चाइना के अंदर वेरी बिग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स विक्ट्री परेड, कोरिया के प्रेसिडेंट का आना। आई थिंक ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखें, जब हम हैं तो फिर देखा जाएगा आपको, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये शो ऑफ यूनिटी एंड शो ऑफ फोर्स हो रही है। मगर इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज अभी तो वन साइडेड आप देख रहे हैं ना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यूरोप की तरफ से रिएक्शंस आने हैं। अभी अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियंस जो है वो टफ हो रहे हैं, वो कह ईरान को कह रहे हैं कि आप मान जाएं इंस्पेक्शंस और ये और वो। उधर ईरान जो है वो कहता है हम प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब है वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम बम बनाएंगे भी और टेस्ट भी करेंगे तो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। तो वहां भी तो टेंशन बढ़ती जा रही है बिटवीन द वेस्ट एंड ईरान। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर गोइंग टू बी वेरी टफ। बहुत टेंशन पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नजर आएंगे। ये यूक्रेन वाली चीज बड़ी सीरियस है, और इसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान इज आल्सो वेरी सीरियस, एंड ये मुझे दोनों की नजर नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में कोई रेजोल्यूशन नजर आएगी आपको। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन ब दिन वो ज्यादा इररिलेवेंट होता जाएगा, और ये उसका जो एजेंडा है वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा। और इसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव और होता जाएगा। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। अब पहली दफा वहां की जो जुडिशरी है उसने कहा कि ये जो तुमने टैरिफ लगा रहे हो, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा शिक जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं ये तो कांग्रेस ही फैसला करती है, आप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो वहां एक कोर्ट ने तो रोक दिया है सारा, मगर उन्होंने स्टे ले ली है और अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कोर्ट था इसमें ज्यादातर जो थे वो उसमें मेरे 11 लोग थे, बेंच था जिसमें से सिर्फ 3 वो थे जो रिपब्लिकन्स ने लगाए थे। तो वहां डेमोक्रेट्स की जो मेजोरिटी थी द जजेस, तो वो को यही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के और रिपब्लिकन्स के खिलाफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लगाए हुए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि डोनाल्ड ट्रंप
ये काम जो कर रहे हैं ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कांग्रेस का हक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जाएं कांग्रेस के पास, वहां जाके कानून पास करें अपने आप को पावर्स देने के लिए, तो कर सकता है बिकॉज मेजोरिटी है। अब मगर वो जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, और अगले साल लाइकलीहुड यही है कि रिपब्लिकन जो है वो अपनी मेजोरिटी उनकी कांग्रेस के अंदर नहीं रहेगी, डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो जाएगी। लग ऐसी रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, यूरोपियन ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, चाइना रशिया भी अपने खिलाफ किए हुए, अब इंडिया भी अपने खिलाफ कर लिया है। ऊपर से वो उसने जुडिशरी जो है वहां की वो भी इसके खिलाफ होती जा रही है। एंड आई थिंक फाइनली ये जो उसके जो एजेंडा है टेरिफ्स का, वो इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी अपील्स कोर्ट के इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा ली हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिका को अजीम बनाने के इस मकसद में उनका साथ देगी। बहरहाल आलमी मंजरनामे में होने वाले समिट के असरात क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का क्या ताल्लुक है, क्या मफादात इसमें पोशीदा हैं, आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब सवाल शामिल करेंगे आपके मुल्तान से हारिस अजहर, क्या जानना चाहते हैं? आप सेठी साहब क्या नहीं समझते कि वो जो डैम हमारे यहाँ कालाबाग का बना और वो सियासत की नजर हुआ कंट्रोवर्शियल बना, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्रोमाइज थिंग्स, तो यानी हम वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाते हैं छोटे छोटे, ताकि हम अपने पानी को स्टोर कर सकें और लेटर ऑन जब हमें जरूरत पड़ती है और बारिशें नहीं हो रही हैं या कोई चीज नहीं हो रही है, तो हम इसी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए। हाँ जी, ये सवाल है रेजर्वॉयर्स, डैम्स। अभी एक डिबेट भी चल रही है, एक साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें डैम्स की और रेजर्वॉयर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी बहुत है हमारे पास और सिस्टम की ज़रूरत है, सब सॉइल के अंदर पानी है और उसको निकालने की ज़रूरत है और उसके साथ इरिगेशन की ज़रूरत है। हमें फिक्र की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत है हमारे पास, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। अच्छा, एक तरफ तो ये बात चल रही है कि रिवर बेड के साथ जो एरिया है वहाँ एक्वाफायर, वो पानी जो है मिल वहाँ है पानी, वहाँ से पानी निकाला जाए और कैनाल्स के ज़रिए दिया जाए और हमें रिजर्वायर्स की ज़रूरत नहीं है, रिजर्वायर ज़मीन के नीचे है, वो ऑलरेडी है, उनको टैप करना है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है? जाहिर है कि ये सिर्फ हमारे रिवर्स के साथ तो नहीं है, हर जगह पे फिर ऐसे ही है कि रिजर्वायर्स हैं पानी के अंडरनीथ द रिवर बेड एंड इन द सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि वो सीप करके पानी जो है वहाँ है। तो व्हाई इज इट, क्यों दुनिया जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्यों नहीं निकालती, क्यों रिजर्वायर्स और डैम्स बनाती है? फिर चाइना के अंदर 1 लाख से ज्यादा डैम्स हैं, मेरे ख्याल इंडिया के अंदर भी 5,000 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं और रिजर्वायर्स में ऐड कर लें तो वो तो 20,000 से भी ऊपर चले जाते हैं। डैम्स बनते हैं एक पानी को स्टोर करने के लिए, एक बिजली बनाने के लिए, दीज आर द 2 रीजंस, और फिर पानी की फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कि जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है नीचे तो खोल देते हैं उनको, जो पानी वहाँ होता है वो चला जाता है और वो डिप्लीट हो जाते हैं। जब बारिशें होती हैं तो वो पानी वहाँ स्टोरेज हो जाती है और नीचे रोक देते हैं पानी जाने से, वहाँ उसको भर लेते हैं। तो इस किस्म के रीजंस होते हैं फॉर डैम्स। इसीलिए लोग अभी भी, दुनिया जो है, इट्स इन फेवर ऑफ डैम्स बिकॉज उसके साथ रिजर्वायर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और रेगुलेशन भी हो जाती है पानी की। तो ये कहना कि जी दुनिया बेवकूफ है, दुनिया जो डैम्स बना रही है उनको पता नहीं है कि जो असली रिजर्वायर है वो तो नीचे है, वहां से लेना चाहिए। अच्छा, आजकल डिबेट इसलिए ये शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी कहाँ से आएगा, अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। पानी को रोकने की डिबेट हो रही है, पानी को निकालने की डिबेट नहीं हो रही। तो ये जो डिस्कशन शुरू हो गई है कि जी वो हमें डैम्स की जरूरत नहीं है, इट्स इररिलेवेंट। ये डिस्कशन, ये वक्त नहीं है इस डिस्कशन का कि आपको डैम्स चाहिए या रिजर्वायर्स चाहिए कि नहीं। वो तो पानी अगर आपको चाहिए उसकी जरूरत है ना, तो फिर ये तो उस वक्त बात होती है। आजकल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी अगर आपके पास रिजर्वायर्स होते हैं तो
अब खाली हुए हुए होते हैं और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रिजर्वायर्स बन जाए तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है आप वहां स्टोर कर सकते हैं।